एक लाल डायरी के सहारे राजेंद्र गुढ़ा ने राजस्थान में अशोक गहलोत की नींद उड़ा रखी है। वैसे ही एक लाल डायरी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर से मिली थी और अब यही डायरी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए मुसीबत बनने जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली एनसीआर में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए अमानतुल्लाह खान के कई ठिकानों पर छापा मारा। ये छापा पिछले साल अमानतुल्लाह खान के ऊपर लगे वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला मामले को आधार बनाकर डाला गया। ईडी की ये रेड उन डायरीज को लेकर चल रही है जो पिछले साल वक्फ बोर्ड मामले में एसीबी की छापेमारी के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक के करीबी के ठिकानों पर मिली थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड वित्तीय अनियमितता मामले में सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने अलग अलग मामलों में छापेमारी की थी। अमानतुल्लाह खान को पिछले साल एसीबी ने गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान कुछ डायरीज बरामद हुई थी। ये डायरीज अमानतुल्लाह खान के करीबी के पास से मिली थी, जिनमें हवाला ट्रांजैक्शंस की बात सामने आई थी। कुछ विदेशों से भी ट्रांजैक्शंस सामने आई थी। एसीबी ने अपनी जांच ईडी के साथ शेयर की और दिल्ली वक्फ बोर्ड वित्तीय अनियमितता मामले में सीबीआई और दिल्ली सरकार की एसीबी दोनों ने अलग अलग मामले दर्ज किए। ये डायरीज अमानतुल्लाह खान के करीबी लड्डन खान के यहां से बरामद हुई और इस डायरी में हवाला के जरिए लाखों के लेन देन का जिक्र था। इसमें अधिकांश लेन देन अवैध मनी लॉन्ड्रिंग के लेन देन थे। कुछ लेन देन का जिक्र भी किया गया और एसीबी ने अपनी जांच ईडी से साझा की थी। पिछले साल एंटी करप्शन ब्यूरो ने अमानतुल्लाह से जुड़े 5 ठिकानों पर दिल्ली में छापेमारी की थी। इस रेड के दौरान 12 लाख रुपए नकद, एक बिना लाइसेंस की बरेटा पिस्टल और 2 अलग अलग बोर की कारतूस बरामद हुए। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी वक्फ बोर्ड घोटाला मामले से जुड़े मामलों में की जा रही है। हालांकि ये मामला कुछ साल पुराना है। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी पहले भी कार्रवाई कर चुकी है। उसके बाद ईडी ने इस मामले को टेक ओवर किया था। ईडी ने सीबीआई और दिल्ली सरकार की एफआईआर में दर्ज मामलों पर संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की। ईडी ने अमानतुल्लाह खान सहित मामले से जुड़े कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ कुल 13 लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। एजेंसी के वरिष्ठ सूत्र अधिकारी के मुताबिक ये सर्च ऑपरेशन दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले का है। साल 2020 में सीबीआई और दिल्ली की एसीबी ने इस केस को सबसे पहले दर्ज किया था। अमानतुल्लाह खान पर साल 2018 से पहले साल 2020 के दौरान गड़बड़ी करने का आरोप लगा था। दरअसल अमानतुल्लाह खान पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। जब वो अध्यक्ष थे उसी दौरान दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए गलत तरीके से 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती करने का उन पर आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी देश की सियासत के ऐसे कैरेक्टर हैं जो खुद ही अपने बारे में सबको बता देते हैं। कभी संसद में तो कभी सड़कों पर, कभी उनकी जुबान फिसल जाती है तो कभी जेब फट जाती है। ये सारा सिलसिला चलता ही रहता है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद कॉन्फ्रेंस में वे अपनी रॉ में कह गए कि हम छत्तीसगढ़ हार रहे हैं। राजस्थान को लेकर वे पहले ही अपनी भविष्यवाणी कर चुके हैं और पार्टी की ऐसी तैसी करवा चुके हैं। हर बार मीडिया में कहा जाता है कि उनकी जुबान फिसल गई। इतनी फिसलन भरी जुबान पर वे काबू कर पाएंगे या नहीं, कहा नहीं जा सकता। ऐसे में कभी कभी कांग्रेस के नेता भी सच बोल जाते हैं। महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि पार्टी सांसद राहुल गांधी एक काबिल नेता हैं, लेकिन वो एक अच्छे वक्ता नहीं है। वडेट्टीवार ने MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी यानी WPU में स्कूल ऑफ गवर्नेंस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को राजनीति में एक अच्छा वक्ता होने का महत्व समझाते हुए ये बात कही। विजय वडेट्टीवार ने यह भी कहा कि वरिष्ठ नेताओं को राजनीति में युवा पीढ़ी को मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में एक अच्छा वक्ता होना जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी एक काबिल नेता हैं तो और वह एक अच्छे वक्ता नहीं। आपको सबसे पहले एक अच्छा वक्ता होना होगा। जब भी आपको लोगों के सामने बोलना हो तो उदाहरण देकर बोले। मतलब कि वडेट्टीवार ने राहुल गांधी में अच्छे नेता होने के सबसे बड़े गुण की कमी बता दी। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। वडेट्टीवार ने MIT WPU में स्कूल ऑफ गवर्नेंस के संस्थापक राहुल कराड़ की ओर से इशारा करते हुए कहा कि राहुल नाम के व्यक्ति हमेशा कुशल होते हैं। उन्होंने कहा कि 2 राहुल नार्वेकर और राहुल कराड़ यहाँ बैठे हुए हैं और तीसरे राहुल वहां दिल्ली में बैठे हैं। जिनका नाम राहुल होता है वे कुशल होते हैं और उनका कौशल हमेशा अनोखा होता है। विजय वडेट्टीवार ने यह भी कहा कि अब लोग 70, 80 और 90 साल की उम्र तक राजनीति में बने रहते हैं, लेकिन नई पीढ़ी को आने का मौका देना चाहिए। ये पीढ़ी प्रशिक्षण लेकर तैयार हो रही है और इसलिए हमने ठहरने का फैसला किया है। वडेट्टीवार ने कहा कि राजनीति की खासियत यह है कि हर नेता को यह लगता है कि वो युवा है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि जब मैंने पहली बार चुनाव लड़ा तो मुझे चुनाव लड़ने के लिए 78,000 रुपए मिले, लेकिन ये मत पूछिए कि कितने रकम की जरूरत होती है, नहीं तो चुनाव आयोग मेरे पीछे पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चाइना से फंडिंग के संबंध में और देश विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने के अपराध में गिरफ्तार किया है। ये वही प्रबीर पुरकायस्थ है जिसने अमेरिका में बैठे चाइना के दलाल नेविल रायसिंघम से बातचीत की थी कि भारत चाइना सीमा विवाद को कैसे रिपोर्ट किया जाए। उत्तर पूर्वी राज्यों पर चाइना अपना दावा ठोकता रहा है। अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर को कैसे विवादित क्षेत्र बताया जाए और भारत के नक्शे से कैसे अरुणाचल को हटाकर दिखाया जाए ताकि चाइना खुश हो जाए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में न्यूज क्लिक की करीब 115 करोड़ की फंडिंग हुई जो चीन से चली और विदेशी कंपनी से घूमकर न्यूज क्लिक तक पहुंची। हाईकोर्ट में कपिल सिब्बल ने दावा किया कि चाइना से एक भी पैसा नहीं आया। सिब्बल ने कहा कि हमें वेबसाइट के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी का आधार भी नहीं बताया गया। कपिल सिब्बल की गिरफ्तारी के ग्राउंड पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि रिमांड एप्लीकेशन में गिरफ्तारी का ग्राउंड बताया गया। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि सभी तथ्य झूठे हैं, चाइना से एक भी पैसा नहीं आया। हम आज केवल कानूनी मुद्दे पर हैं कि गिरफ्तारी के ग्राउंड पूरे किए गए थे कि नहीं। उनके द्वारा पेश किए गए एकमात्र दस्तावेज अरेस्ट मेमो है। डिजिटल न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक के फंडिंग केस में दिल्ली पुलिस ने इसके संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस की स्पेशल सेल ने विदेशी फंडिंग की जांच के सिलसिले में छापेमारी के बाद समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक के कार्यालय को भी सील कर दिया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को 37 पुरुष और 9 महिलाओं से भी उनके आवास पर पूछताछ की थी। इस दौरान पुलिस ने डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जांच के लिए जब्त किए। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकवाद रोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में 3 अक्टूबर की सुबह न्यूज क्लिक और उससे जुड़े पत्रकारों के घर पर छापेमारी की थी। जिन पत्रकारों के घर पुलिस पहुंची उनमें अभिसार शर्मा, उर्मिलेश औनिद्दो चक्रवर्ती, परंजय गुहा ठाकुरता सहित अन्य लोग शामिल थे। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि 3 साल के अंदर 38 करोड़ 5 लाख रुपए की फेक विदेशी फंड ट्रांजैक्शन किया गया था। ये पैसे गौतम नवलखा और तीस्ता सीतलवाड़ के सहयोगियों के अलावा कई पत्रकारों को दिए गए थे। इसमें एफडीआई के जरिए 9 करोड़ 59 लाख रुपए और सर्विस एक्सपोर्ट के बदले 28 करोड़ 46 लाख रुपए देने की बात सामने आई थी। चाइना से आया हुआ पैसा कुछ विदेशी फर्म्स के माध्यम से न्यूज क्लिक तक पहुंचा। यही पैसा पत्रकारों को भी दिया गया। 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने न्यूज क्लिक को मिली अवैध फंडिंग को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। ये संदिग्ध फंडिंग चीनी कंपनीज के जरिए न्यूज क्लिक को मिली थी। इसके बाद ईडी ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी थी। हालांकि कोर्ट ने उस वक्त न्यूज क्लिक के प्रोमोटर्स को गिरफ्तारी से राहत दी थी। न्यूज क्लिक के खिलाफ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एफआईआर में कहा गया कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने, भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करने और एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से साजिश के तहत भारत के लिए शत्रुतापूर्ण भारतीय और विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में अवैध रूप से करोड़ों की विदेशी धनराशि का निवेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने गुप्त इनपुट का हवाला देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के इरादे से साजिश के तहत भारतीय और विदेशी संस्थाओं की ओर से देश में अवैध रूप से करोड़ों की विदेशी पैसों का निवेश किया गया। आरोपियों ने विदेशी फंड की आड़ में 115 करोड़ रुपए से ज्यादा हासिल किए। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। हैसियत से बड़े बंगले पर कब्जा जमाए बैठे राघव चड्ढा को जब निचली अदालत ने बंगला खाली करने को कहा तो अरविंद केजरीवाल के इस सांसद को लगा कि बड़े बंगले पर कब्जा करके बैठे रहना उसका अधिकार है और वे इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए, ये कहते हुए कि मैं तो बंगला खाली नहीं करूंगा जी। आम आदमी पार्टी के नेता खुद को तो कट्टर ईमानदार और क्रांतिकारी बताते हैं, लेकिन ऐशो आराम के लिए पूरी कट्टरता से हर काम करते हैं जिसके वे हकदार नहीं हैं। और जब ऐसा नहीं होता तो वे कह देते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। राघव चड्ढा भी कुछ इसी अंदाज में बंगले पर कब्जा जमाकर कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं ताकि कुछ महीने इसी कानून की लड़ाई में निकल जाएं। राघव चड्ढा को गलती से आवंटित टाइप 7 के बंगले को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने उनके खिलाफ आए आदेश के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख कर लिया। याचिका को चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरोला की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया गया, जिस पर सुनवाई होनी है। राघव चड्ढा की वकील ने कहा कि संसद सदस्य को एक नोटिस दिया गया है और बंगला खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले निचली अदालत की ओर से रोक लगाई गई थी, लेकिन इसे अब हटा लिया गया है।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में बदलाव करते हुए कहा था, राघव चड्ढा ये दावा नहीं कर सकते कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में सरकारी बंगले पर कब्जा कायम रखने का पूर्ण अधिकार है। अतिरिक्त न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने 18 अप्रैल को पारित उस आदेश को रद्द करते हुए टिप्पणी की, जिसमें राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया गया था। 5 अक्टूबर को आए आदेश में जज ने कहा, ये तर्क कि एक बार संसद सदस्य को दिया गया आवास सदस्य के पूरे कार्यकाल के दौरान किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं किया जा सकता, खारिज करने योग्य है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी आवास का आवंटन संसद को दिया गया विशेषाधिकार है और आवंटन रद्द होने के बाद भी कब्जा जारी रखने का उन्हें कोई अधिकार नहीं। सांसद को गलती से टाइप 7 बंगला आवंटित कर दिया गया था। पहली बार के सांसद की वजह से उन्हें इस श्रेणी का बंगला नहीं दिया जा सकता। वहीं राज्यसभा सचिवालय की ओर से आवंटित आवास रद्द किए जाने के बाद राघव चड्ढा ने कहा था कि आवास का आवंटन राज्यसभा के सभापति की ओर से स्वयं मेरी सभी विशिष्टताओं को ध्यान में रखने के बाद किया गया था। हालांकि बाद में बिना किसी कारण या कारण के आवास रद्द करना ये संकेत देता है कि पूरी कार्रवाई मुझे टारगेट करने और परेशान करने के लिए की गई थी। अब राघव चड्ढा अपनी विशिष्टताओं का तर्क दे रहे हैं। इस मामले में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी अपनी टांग फंसाई। पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने राघव चड्ढा का समर्थन किया था। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अब अमानतुल्लाह खान। वैसे तो अब तक आम आदमी पार्टी के करीब 17 विधायक और मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं, लेकिन 17 में पार्टी के वे नेता शामिल नहीं हैं जो न विधायक हैं न मंत्री। सबको जेड दिया जाए तो ये आंकड़ा काफी बड़ा हो जाएगा। ये पार्टी करीब 10 साल पहले बनी है और ईमानदारी का दावा करने वाली केजरीवाल की पार्टी का ये दागदार चेहरा सबके सामने है। हर गिरफ्तारी के बाद एक ही तरह के डायलॉग्स बोलते बोलते पार्टी के नेता काफी थक गए हैं। इसलिए जब अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की, तब से अब तक पार्टी पूरे मामले पर खामोश है। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड में कई अनियमितताएं होने की बात कही जा रही थी। इससे जुड़े एक मामले में अमानतुल्लाह खान को पिछले दिनों गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। एक बार फिर इसी मामले में कार्रवाई होने से अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कुछ समय पहले ये शिकायत की गई थी कि अमानतुल्लाह खान ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड में 32 लोगों की अवैध तरीके से नियुक्ति की थी। आरोप लगाया गया था कि विधायक ने इसके लिए लोगों से पैसे भी लिए थे। दिल्ली वक्फ बोर्ड के फंड में अनियमितता होने के आरोप भी लगे थे। इस मामले में एंटी करप्शन विभाग ने एक मामला दायर किया था, जिसके बारे में उनसे पूछताछ की गई थी। अब इसी मामले में उन पर कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने न्यूज क्लिक से जुड़े कुछ पत्रकारों से अपनी पूछताछ में ये जानने की कोशिश की कि शाहीन बाग में हुए धरना प्रदर्शनों के दौरान उन्होंने उस मामले के समाचार किस तरह से प्रकाशित किए थे। इस संदर्भ में ये जानना महत्वपूर्ण है। अमानतुल्लाह खान भी शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन के दौरान बहुत ही सक्रिय थे। उन्होंने न केवल प्रदर्शनकारियों का सहयोग किया था, बल्कि खुलकर समर्थन किया। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने का भी आरोप है। अमानतुल्लाह खान ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि वे रोहिंग्या शरणार्थियों की पूरी मदद कर रहे हैं। वीडियो में वे शरणार्थियों को राशन, बिजली, पानी की व्यवस्था करते हुए भी देखे गए थे। भाजपा ने आरोप लगाया था कि अमानतुल्लाह खान जानबूझकर ऐसे अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को बसा रहे हैं जो दिल्ली के लिए सुरक्षा कारणों से खतरनाक बने हुए हैं। दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा कि आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर जांच एजेंसी की छापेमारी ये साबित करती है केजरीवाल और उनके नेताओं ने नई राजनीति करने के नाम पर जनता को गुमराह किया और सत्ता पाने के बाद केवल जनता को लूटने का काम किया। यही कारण है कि आज जब उनके भ्रष्टाचार के मामलों पर जांच हो रही है तो उन्हें जनता का कोई साथ नहीं मिल रहा है। जनता उनकी सच्चाई समझ चुकी है। कौसर जहां ने कहा कि आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। शराब घोटाला, शिक्षा में कक्षाएं बनाने के नाम पर घोटाला, स्वयं मुख्यमंत्री के द्वारा अपने आवास के निर्माण के नाम पर घोटाला। ये साबित करता है कि अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल असल में कट्टर भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब कट्टर भ्रष्टाचारी केजरीवाल भी सलाखों के पीछे होंगे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुबह सवेरे राघव चड्ढा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए और कहा कि मैं बंगला खाली नहीं करूंगा, उसमें रहना मेरा अधिकार है। और दोपहर होते होते चड्ढा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और कहा कि राज्यसभा से मेरा निलंबन खत्म करवाया जाए। संसद के पिछले सत्र में राघव चड्ढा को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया था और इसके लिए न तो किसी की मंजूरी ली गई थी और न ही किसी के हस्ताक्षर लिए गए और उनके खिलाफ विशेषाधिकार समिति की जांच चल रही है और जब तक ये फैसला नहीं आ जाता तब तक राघव चड्ढा सस्पेंड रहेंगे।
असल में राघव चड्ढा ने दिल्ली संशोधन कानून मामले में बीजेपी सांसदों का नाम सिलेक्ट कमेटी के लिए फर्जी तरीके से प्रस्तावित कर दिया था, लेकिन पोल खुलते ही हंगामा खड़ा हो गया और उन्हें राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। एक तरह से राघव चड्ढा ने राज्यसभा में फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें डर सताने लगा कि कहीं उनकी सदस्यता ही न चली जाए, तो बिना विशेषाधिकार समिति के फैसला आए वे एडवांस में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अपने बंगले के मामले में राघव चड्ढा ने हाईकोर्ट का रुख किया, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का फैसला उन्हें पसंद नहीं आया। फैसले के बाद राघव चड्ढा काफी नाखुश दिखे। उन्होंने बड़े बंगले के लिए हाईकोर्ट का रुख किया। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि राघव चड्ढा के पास पंडारा रोड स्थित सरकारी टाइप 7 बंगले पर कब्जा जारी रखने का कोई अधिकार नहीं। ये बंगला लुटियंस दिल्ली में आता है और ये बंगला उन नेताओं को दिया जाता है जो मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद राघव चड्ढा हाई कोर्ट पहुंचे। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राघव चड्ढा ये दावा नहीं कर सकते हैं कि उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान आवास पर कब्जा जारी रखने का अधिकार है। राघव चड्ढा ने ट्रायल कोर्ट में दलील दी थी कि एक बार किसी सांसद को आवास आवंटित हो जाता है तो उसका पूरा कार्यकाल पूरा होने के बाद ही किसी भी परिस्थिति में इसे रद्द नहीं किया जा सकता। चड्ढा ने यह भी कहा था कि सचिवालय जल्दबाजी में काम कर रहा है और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी और संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसीज गैर बीजेपी शासित राज्यों में सक्रिय हैं। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उस पर ईडी का मेहमान आएगा। बदला लेने की भावना से ईडी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि जब से गठबंधन बना है तब से एजेंसी ज्यादा सक्रिय होकर कार्रवाई कर रही है। बंगाल और तमिलनाडु सब जगह कार्रवाई हो रही है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अदालत में आने से पहले संजय सिंह ने मीडिया कर्मचारियों के सामने भाषण दिया और फिर कोर्ट रूम में। हालांकि ईडी ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर राजनीतिक भाषण देना हो तो कोर्ट के बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, लेकिन जब वही पुरानी कहानी दोहराई गई तो जज ने साफ तौर पर संजय सिंह को मीडिया से बातचीत नहीं करने का आदेश दे डाला। हालांकि संजय सिंह की भाषणबाजी का कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर से ईडी को 3 दिन की रिमांड मिल गई। कोर्ट में ईडी ने कहा कि रिश्वत मांगे जाने के सबूत उसके पास हैं, रिश्वत मिलने के भी, पर संजय सिंह सवालों को टाल रहे हैं। बड़ी बात यह कि सुनवाई के दौरान ईडी ने ऐसे संकेत दिए जो भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने कहा कि मुझसे रात के 10:30 बजे कहा गया कि आपको बाहर ले जाया जा रहा है। पूछने पर बताया कि तुगलक रोड थाना ले जाया जा रहा है। मैंने फिर सवाल किया कि क्या जज की इजाजत ली। मेरे अड़ने पर उन्होंने कहा कि मुझे लिख कर दीजिए। मैंने लिख कर दिया। दूसरे दिन भी यही हुआ। इसका मतलब है कि दूसरा एजेंडा है। सिंह ने कहा कि अब जज साहब इनसे पूछिए कि किस ऊपर वाले के कहने पर मुझे ऊपर भेजने की तैयारी थी। ये इनसे पूछिए। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि जहां भी ले जाना है जज साहब को बता दीजिए। इस दौरान सिंह को उनके परिवार और वकील से 10 मिनट मिलने की इजाजत कोर्ट ने दी। सुनवाई के दौरान ईडी ने संजय सिंह की 5 दिनों की रिमांड मांगी और कहा कि सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। उनसे फोन के डेटा के बारे में पूछा गया तो उसका भी उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कोर्ट के सवाल के जवाब में ईडी की ओर से पेश वकील ने बताया कि हाल ही में रेड चंडीगढ़ में डाली गई। जिस बिजनेसमैन की निशानदेही पर छापेमारी की गई है उसका बयान दर्ज हो गया है और उसने कुछ ऐसी अहम जानकारी दी है जिनका खुलासा इस वक्त नहीं किया जा सकता है। संजय सिंह के वकील रेबेका जॉन ने कहा कि कस्टडी कोई अधिकार नहीं है जो मांगे जाने पर ऐसे ही मिल जाए। इसके लिए जांच एजेंसी के पास पुख्ता वजह होनी चाहिए। पिछले 5 दिनों में उन्होंने ऐसे सवाल पूछे जिनका जांच से कोई मतलब नहीं था। रेबेका जॉन ने कहा, सर्वेश और विवेक से आमना सामना कराए जाने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सवाल ऐसे पूछे गए, मसलन मैंने अपनी माँ और पत्नी को फोन क्यों किया। संजय सिंह के वकील ने कहा कि पूरी वकालत के करियर में कभी ऐसी रिमांड अर्जी नहीं देखी। संजय सिंह के वकील ने कहा कि किसी भी गवाह से आमना सामना नहीं कराया गया। बैंक के पारिवारिक ट्रांजैक्शंस को लेकर पूछताछ की गई। क्या इसके लिए ईडी को 5 दिन की हिरासत मिली थी? वहीं ईडी ने कहा कि इस मामले में बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हुआ है, इसलिए और रिमांड की जरूरत है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मामला वोट का हो तो कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी परवाह नहीं करती, लेकिन यहां तो मामला सीधा राहुल गांधी के वायनाड सीट का फंस गया। तो कांग्रेस ने रातों रात इजराइल पर हमास के किए गए हमलों को जायज बता दिया। इजराइल ने करगिल वॉर सहित कई मौकों पर भारत की मदद की है, लेकिन कांग्रेस ने महज वोट बैंक की खातिर अपना स्टैंड बदल लिया।
फिलिस्तीन के बीच जंग छिड़ने के बाद कांग्रेस इजराइल के साथ नजर आई, लेकिन जैसे ही केरल से ये खबर आई कि ऐसा करने से अनर्थ हो जाएगा, वोट बैंक लुट जाएगा, फिर क्या था। कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस हमास और फिलिस्तीन के साथ खड़ी हो गई। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की शुरुआत हमास की तरफ से की गई और सैकड़ों इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी गई। कांग्रेस ने कार्य समिति की बैठक के दौरान प्रस्ताव पारित कर ये कहा था कि बीते 2 दिन में मिडिल ईस्ट में शुरू हुई जंग में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कार्य समिति अपने पुराने स्टैंड को दोहराती है, जिसके तहत हम फिलिस्तीन के लोगों के उनकी जमीन पर हकों का समर्थन करते हैं। उनका हक है कि वे सम्मान और गरिमा के साथ रह सकें। कांग्रेस कार्य समिति ने तत्काल युद्ध विराम की अपील की और कहा कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए मसले को सुलझा लें। इस तरह कांग्रेस के बयान में फिलिस्तीन का समर्थन तो किया गया, लेकिन इजराइल पर हमले की निंदा नहीं की गई। इससे पहले जयराम रमेश ने कांग्रेस की ओर से बयान जारी कर कहा था कि कांग्रेस इजराइल के लोगों पर हुए बर्बर हमले की निंदा करती है। कांग्रेस हमेशा ये मानती रही कि फिलिस्तीन के लोगों को उनके अधिकार बातचीत के रास्ते से मिलने चाहिए, इसके लिए हिंसा का रास्ता ठीक नहीं। दरअसल कांग्रेस का ये बदला स्टैंड उसकी ही केरल यूनिट के ऐतराज के बाद सामने आया। कांग्रेस ने जब इजराइल पर हमले की निंदा की तो उसका केरल कांग्रेस से विरोध उठा था। केरल कांग्रेस के नेता रमेश चेन्नीथला ने कहा था कि ये गलत है और हमारे पुराने स्टैंड से अलग है। रमेश चेन्नीथला ने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन विवाद पर कांग्रेस का रुख 2 स्टेट्स का है। केरल में बड़ी मुस्लिम आबादी है जो उसे सपोर्ट करती है। फिलिस्तीन पर पार्टी के बदले रुख से उसे नुकसान हो सकता है, इसलिए रमेश चेन्नीथला ने आपत्ति जताई और फिर कांग्रेस कार्य समिति में प्रस्ताव पारित करके इजराइल के खिलाफ बयान जारी किया गया। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का एक वर्ग इस पर भी राजी नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमला इजराइल पर हुआ, इसलिए निंदा हमास की होनी चाहिए। ऐसे में कार्य समिति के प्रस्ताव में इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा न होने पर कुछ नेता खफा हैं। चेन्नीथला ने इंदिरा गांधी की याद दिलाते हुए कहा कि वह फिलिस्तीन के नेता यासर अराफात के काफी करीब थीं। ऐसे में इस बात का ध्यान रखते हुए संतुलन वाला बयान जारी करना चाहिए। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।